गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान से संबंधित टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ किए थे। उसमें अभी तक पहला वाला हो गया था 26 प्रश्नों की श्रृंखला। अब आगे उसके बाद शुरुआत करते हैं। पहले हम जीव विज्ञान को समाप्त करेंगे, उसके बाद फिर भौतिक विज्ञान प्रारंभ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर वगैरह जो भी देखा जाएगा, जैसा भी होगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। पहला यानी कि अब आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग अभिनिर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक बहुल है। ठीक है, इनकी जो है इसमें निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर क्या है, इसमें बहुलता किसकी पाई जा रही है। कवक की, जीवाणु की, हरित पादप की या कीटों की। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग में कौन सबसे ज़्यादा है, कीट वर्ग के। ठीक है, कीट वर्ग के सबसे ज़्यादा क्या है, ठीक है, जातियाँ पाई जाती हैं निर्धारित जातियों की संख्या के आधार पर। तो कीट वर्ग में क्या है, सबसे अधिक जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, स्पीसीज की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी पाई जाती हैं। ठीक है, संख्या की बात नहीं कर रहा है, जातियों की बात कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा तब आएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें पौधों में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट चालक ऊतक नहीं होते हैं। यानी कि इन पौधों में जल और दूसरी चीज़ों को वहन करने के लिए, यानी कि ले जाने के लिए, ठीक है, विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। मार्केंसिया, मार्सिलिया, साइकस और फर्न। ठीक है, तो इनमें किसमें नहीं पाए जाते हैं, उत्तर बताइए। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मार्केंसिया। ठीक है, मार्केंसिया में नहीं पाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें मार्सिलिया में, फर्न में और साइकस में, ठीक है, पानी सोखने के लिए, ठीक है, यानी कि जाइलम उपस्थित होते हैं। अगला है, निम्नलिखित प्राणियों में से इनमें से इसमें है 3 जोड़ी पैरों वाला एक प्राणी चुनिए। 3 जोड़ी पैर जिसके पाए जाते हैं, 3 जोड़ी का मतलब 6 पैर। मकड़ी, बिच्छू, खटमल या कुटकी। ठीक है, यानी माइट। तो इसमें 3 जोड़ी पैर किसके पाए जाते हैं, तो बताएं। ना तो मकड़ी में, ना बिच्छू में, ना खटमल में, किसमें पाए जाते हैं, कुटकी यानी माइट में पाए जाते हैं। अगला है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है। यानी कि प्राणी कोशिका में श्वसन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा होता है। यानी कि कोशिका कहाँ से श्वसन करती है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यीय जालिका या लाइसोसोम। तो इसका उत्तर क्या होगा, श्वसन का अंग क्या है, प्राणी कोशिका की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या राइबोसोम से करते हैं या माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं, तो किससे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। ठीक है, तो इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित होता है। यानी कि कौन सा एक मूल तत्व, वैसे मूल तत्व की जगह इनको पूछना चाहिए था। कई बार जो है ना, इसमें मूल तत्व ना पूछ करके पूछ लेता है इसमें मेटल। ठीक है, धातु। तो मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा या कैल्शियम। मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों दिया रहता है।
तो फिर क्या हो जाती है, तो निकालने में समस्या आ जाती है। तो उत्तर होगा क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल में, कुल मिलाकर कहने का मतलब है क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो मैग्नीशियम उत्तरदायी होता है। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा है जो कि कोशिका के बारे में सही नहीं है, सॉरी, हाँ सही नहीं है। इसमें बताएं, कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। और सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा गलत है, तो ये कह रहा है ना कि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हर एक कोशिका का आकार और आमाप अपने कार्य के अनुसार होता है। कुछ कोशिकाएं, ठीक है, बदलते आकार की होती है, यानी कि उनके आकार क्या होते हैं वो बदल सकते हैं। हर एक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्या होती है, क्षमता होती है, यानी कि वो क्या कार्य करेगा उसकी एक अपनी क्षमता होती है। लेकिन सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग होते हैं, यानी कह रहा है कि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा है, लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों पर विघटन कर सकते हैं। अब इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन वो व्याख्या नहीं करता है। और अगला है कि वो, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, और अगला है ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज़ करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें कथन क्या कह रहा है। तो लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम धारी कोशिकांग होते हैं, यानी कि ये सही है, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों पर विघटन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम कोशिका के अधिकांश पदार्थों का विघटन कर सकते हैं, ये भी सही है, और ये इसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। ठीक है, इसकी व्याख्या करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या भी करता है। इसमें सूची एक, यानी कि सूची प्रथम को सूची दूसरे से मिलाना है। दिया हुआ है लाइसोसोम, माइक्रोसोम, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स और गाल्जिकाए। अब इसमें सूची में दिया हुआ है साइटोपंजर, स्वतः पाचन और स्रावी कणिका, अंतः प्रदब्बी जालिका का एक भाग। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें मिलाना है। ठीक है, देखिए जो लाइसोसोम होता है इसे आप क्या बोलते हैं, लाइसोसोम सुसाइड थैली होती है, तो स्वतः पाचन, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम जो होते हैं ये अंतः प्रदब्बी जालिका, ठीक है, ई आर का एक क्या होते हैं, भाग होते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपको माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, ये जो होते हैं वो साइटोपंजर होते हैं। साइटोपंजर का मतलब होता है, यानी कि उसका साइटो का मतलब होता है आपकी सेल। ठीक है, तो सेल का अस्थि माना जा सकता है। जो गाल्जी काय होता है वो क्या होता है, स्रावी कणिका। ठीक है, ये स्रावी कणिका होता है। तो इसका मतलब है कि 2, 2 और 4। ठीक है, तो अब आपके इसमें 2 और 4 जहां भी हो जाएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 1 2, ठीक है, और 2 आ गया, यहाँ 3 है, 2 और 4 है, यहाँ 1 और 2 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या गलत है। जीव कोशिका के बने होते हैं, नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है,
एक कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकती है। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार इसमें गलत कौन सा है? ठीक है, तो इसमें गलत कौन सा है कि सभी कोशिकाओं पर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग की जो है ना कमेंट नहीं करते हैं तो इससे कुछ नहीं पता चलता है, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ लिया हो गया। तो कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है, तो आपका गलत हो गया ये, बाकी तीनों सही हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। यानी कि इसमें कौन सा ऐसा है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? माइट्रोकांडिया एवं गाल्जी का है, गुणसूत्र, लवक एवं कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति एवं लाइसोजाइम। इसमें कौन ऐसे हैं जो दोनों में क्या होते हैं, सॉरी, इसमें पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते? तो क्या चीज़ हो गया, लवक नहीं पाए जाते ना। ठीक है, लवक पादप कोशिका में पाया जाए तभी तो हरित लवक पाया जाएगा, इंसानों में थोड़े पाया जाएगा कि वो यानी कि हरा हो जाएगा। तो लवक और कोशिका भित्ति, अभी ऊपर वाले प्रश्न में यही आया था कि कोशिका भित्ति सब जगह पाई जाती है, नहीं, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है या पावर प्लांट किसे कहा जाता है? गाल्जी का है, माइट्रोकांडिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि माइट्रोकांडिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनको क्या कीजिए, 1 से 2 में मिलाइए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें है कि कौन क्या क्या काम करते हैं। माइट्रोकांडिया, हरित लवक, स्टोमेटा, कोशिका भित्ति, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और रसास्कर्षण। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इसमें जो हरित लवक है उसका काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण का होता है। ठीक है, तो हरित लवक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब यानी कि ए का क्या चीज, सॉरी, बी का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद माइट्रोकांडिया जो है वो क्या करता है, यानी माइट्रोकांडिया का जो काम है वो है आपका श्वसन। माइट्रोकांडिया क्या करता है, श्वसन करता है। उधर अभी प्रश्न आया था, श्वसन कौन करते हैं? ठीक है, माइट्रोकांडिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि प्राणी कोशिका, यानी कि कोशिका जो है ना श्वसन के लिए, श्वसनांग क्या होता है आपका, माइट्रोकांडिया होता है। स्टोमेटा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। कोशिका भित्ति क्या करती है, ठीक है, रसास्कर्षण करता है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया, 3 और 1 और 2 और 4, 3 और 1 और 2 और 4, तो 3 2 1 4, तो 3 तो यहाँ नहीं, 3 यहाँ पर है। ठीक है, इसमें आपका, तो आपका उत्तर हो गया 3 1 2 और 4। ठीक है, यानी कि माइट्रोकांडिया श्वसन, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण, एस्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, और प्रकाश यानी कि कोशिका भित्ति रसास्कर्षण। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति या केंद्रक या माइट्रोकांडिया? तो केंद्रक और माइट्रोकांडिया तो क्या होता है, पाया ही जाता है, सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, सेलुलोज पौधों में पाया जाता है, और जो जंतु होते हैं यानी कि मानव जो होते हैं वो क्या नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज को पचा भी नहीं पाते हैं। ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज का मतलब है कि जो रेशा पाया जाता है किसमें, पौधों में, पादपों में। ठीक है, वही क्या है, यानी कि जंतुओं में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली यूकैरियोटिक
ठीक है, होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिका होती है। प्रारंभिक कोशिका यानी जो है ना प्रोकैरियोटिक, और बाद वाली जो कोशिका है जिससे बहुकोशिकीय बने होते हैं वो यूकैरियोटिक होती है। तो फास्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन या फास्फोप्रोटीन से, तो ये बने होते हैं फास्फोलिपोप्रोटीन से। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गलत है? लिवेनहाक एक यानी कि किन्होंने किसकी खोज की थी? लिवेनहाक, सूक्ष्मदर्शी, रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका के सिद्धांत, जीव द्रव्य, पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, कोशिका। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें दी गई हैं, इनमें गलत कौन सा है? लिवेनहाक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, कोशिका सिद्धांत नहीं दिया था। ठीक है, जो है ना स्वान और सर्वर्जन ने जो है ना इस कोशिका का सिद्धांत दिया था। जीव द्रव्य का सिद्धांत पुरकिंजे ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ओके, तो चलिए आपका उत्तर हो गया क्या? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत ये गलत है। अगला है, निम्न में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है? यानी कि किस अवस्था में पहुंच जाती है तो कोशिका आगे विभाजन नहीं करती? G0, G2, G1, S। ठीक है, तो किस अवस्था में जाने के बाद क्या नहीं करती है? विभाजन नहीं करती है। तो ये जब कहां पर पहुंच जाती है? G0 में पहुंच जाती है, तो विभाजन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही मेल किया गया है? पश्चावस्था प्रथम, समजात गुणसूत्र अलग होते हैं, मध्यावस्था द्वितीय, मातृ और पितृ समजात गुणसूत्री के युग्म बनते हैं, अंतरावस्था एक युग्म केंद्रक आवरण गुणसूत्री प्रत्येक गुणसूत्र को समूह के घेरे में रखते हैं, या पूर्वावस्था असमजात गुणसूत्र पृथक किए जाते हैं। तो इनमें से गलत कौन सा है? ये कोशिका विभाजन की अवस्था के ऊपर प्रश्न है। ठीक है, इसमें होता है, ये गलत है आपका। इसमें सॉरी, कौन सा क्या कर रहा है? सही सुमेलित किया गया है। ओके, तो इसमें पश्चावस्था प्रथम में समजात गुणसूत्र क्या होते हैं? अलग होते हैं। यही क्या है? सही मिलाया गया है, बाकी और क्या है? गलत हैं। अगला प्रश्न है, और ये काफी कठिन प्रश्न था। अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में केंद्र काय, ठीक है, विभाजित होता है? ठीक है, यानी कि सेंट्रियोल क्या होता है, कब विभाजित होता है? मध्यावस्था प्रथम, अंतरावस्था में, पूर्वावस्था प्रथम और पश्चावस्था प्रथम में। तो किस वाले में? तो ये पश्चावस्था की प्रथम अवस्था जब आती है, उस समय अर्धसूत्री क्या हो जाता है? विभाजन में केंद्रक काय विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, G2 अवस्था के दौरान समसूत्री विभाजन हेतु निम्न में से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन बनता है। ठीक है, G2 अवस्था की बात कर रहा है। तो G2 अवस्था में देखिए, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन वगैरह जो है ना, इतना प्रोटीन वगैरह नहीं बनता है। इसमें क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बनता है। ठीक है, इसमें अमीनो अम्ल बनेगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारक से। ठीक है, इसमें है कोल्चिसिन कोशिका विभाजन के विष का कार्य करती है, कथन है। यह केंद्रक कला के संश्लेषण का को रोक करके कोशिका विभाजन को, ठीक है, संदमित करती है। अब कोशिका विभाजन के विष का कार्य करती है, विष का मतलब है
रोकने का काम या समाप्त करने का काम करती है। ठीक है, तो संधिमित का मतलब ही वही होता है। तो अब इसमें वही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की क्या करता है, व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, या ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों सही हैं। कोल्चिसिन कोशिका विभाजन के विष का कार्य करता है, यानी कोशिका विभाजन को रोकता है, और ये केंद्रक कला का संश्लेषण जो होता है उसे रोक देता है और कोशिका विभाजन को संदमित करता है, यानी कोशिका विभाजन को दमित करने का यानी रोकने का कार्य करता है। तो इसका ठीक है हो गया आपका उत्तर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, माइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे वृद्धि प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कथन है, कारण है कुछ जीवों में माइटोसिस जनन में सहायता करती है। अब इसमें भी वही है, ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या आर ए की व्याख्या करता है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता, और ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस द्वारा कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है जिससे वृद्धि प्रक्रिया में सहायता मिलती है। ओके, कुछ जीवों में माइटोसिस जनन में सहायता करती है। ठीक है, दोनों सही हैं और क्या है ये, इसका कारण भी क्या है, ये सही है। तो ए सही है, आर सही है, आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होता है। डीएनए या गुणसूत्र प्रतिकृति किस अवस्था में होता है, यानी कि डीएनए का प्रतिकृति किस अवस्था में बनता है, पूर्वावस्था में, अंतावस्था में, मध्यावस्था में या अंतरावस्था में। ठीक है, तो यानी कि गुणसूत्र प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी, कब बनाता है, तो अंतरावस्था में बनाता है। अगला प्रश्न है, एम अवस्था की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है। ठीक है, यानी एम अवस्था की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, कोशिका विभाजन, जीवन अवस्था, केंद्रक का विभाजन या केंद्रक निर्माण। तो इसमें है एम अवस्था की प्रारंभिक अवस्था कौन सी है, जीवन अवस्था है। ठीक है, अब इसके लिए पढ़ना जरूरी है। ये सभी जो प्रश्न हैं ये कोशिका से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसे यदि पढ़ाया जाएगा तभी अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। बिना पढ़े हुए एमसीक्यू करके सिर्फ रटा जा सकता है बस। तो इसका उत्तर हो गया बी, यानी जीवन अवस्था। अब अगला प्रश्न है, काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर पर गुणसूत्र का कौन सा भाग जुड़ता है, केंद्रक काय, स्पिंडल तंतु, केंद्रक या अर्धगुणसूत्र। तो इसमें कौन जुड़ता है, ठीक है, काइनेटोकोर के साथ जुड़ता है स्पिंडल तंतु। चाहें तो आप लोग इनके जो प्रश्न हैं इनके साथ साथ में नोट्स भी बनाते जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन व ऊष्मा परिसंचरण करता है तथा उसके साथ साथ वो जल समन्वय भी क्या करता है, बनाता है। ठीक है, यानी कि कौन सा जंतु ऊतक हार्मोन्स व ऊष्मा परिसंचरण भी करता है और जल समन्वय भी बनाता है। संयोजी ऊतक, रुधिर, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जल समन्वय बनाना और ऊष्मा परिसंचरण करना। ठीक है, ये किसका काम है, रुधिर का काम है, रक्त का काम है। ओके, अगला प्रश्न है, इसमें है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से क्या कर दीजिए,
मिला दीजिए। इसमें दिया हुआ है उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। अब इनके नाम हैं जो यहाँ पर हैं: जीभ, आंखों की रेटिना, अस्थि, शरीर का आंतरिक और बाह्य खुला हुआ भाग। ठीक है, इसमें जो है अब आपको ये बताना है कि कौन इसमें, यानी कि इसका ABC, पहला उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो आप इनमें से यदि किसी एक को भी क्या कर सकते हैं, यानी कि पकड़ सकते हैं, तो उसे सबसे पहले क्या कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर अपने आप क्या हो जाएगा, ये यानी निर्धारित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें है सबसे पहले तंत्रिका। तंत्रिका ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? जीभ में। ठीक है, जीभ में तंत्रिका ऊतक पाए जाते हैं, जिससे कि स्वाद आता है, स्वाद जीभ में। ठीक है, कोई भी चीज़ रखने पर स्वाद तुरंत पता चल जाता है। इसका मतलब है कि आपको डी में क्या मिल गया? 1 मिल गया। ठीक है, संयोजी का मतलब जोड़ने वाले ऊतक। ठीक है, तो संयोजी ऊतक में कौन सा आएगा? तो संयोजी ऊतक या पेशी ऊतक ले सकते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों ऊतकों में कोई सा भी जो भी आपको क्या हो, पता हो। तो इसमें संयोजी ऊतक में आता है, जो जोड़ने का काम करते हैं वो कौन है? अस्थियां हैं। ठीक है, पेशी ऊतक यानी कि जो जो है पेशी ऊतक का जो बना होता है वो क्या है? आंख की रेटिना। और फिर इसके बाद आता है उपकला ऊतक, यानी शरीर का आंतरिक व बाह्य खुला हुआ भाग। ठीक है, वो उपकला ऊतक से बना होता है। तो इसका मतलब क्या चीज हो गया? इसका हो गया 4, इसका हो गया 3, और इसका हो गया 2, और इसका हो गया 1, यानी 4 3 2 और 1 जो भी होगा वो आपका क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 3 2 1, 4 3 2 1 इसमें है, यहाँ पर 4 3 1 2 है, तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी। तो ये आज के लगभग आज भी 25 से 26 प्रश्न थे। आगे इसी तरह से लगभग आप लोगों को 1000 प्रश्नों की श्रृंखला इसमें करवाई जाएगी। और यदि आप लोगों को लगता है कि पढ़ाने की आवश्यकता है तो आप लोग बताएं। आप लोग क्या कर, यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को विज्ञान साथ में पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो और लाइव क्लास में पढ़ा दूंगा, कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि कभी भी जैसे वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिस पता चल जाए। और अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।